गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस कोरोना वैश्विक महामारी में आप अपनी यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम है उसकी जो तैयारी है उसको अनवर जारी रख सके। हमारी जो ये क्लास है ये सेकेंड ईयर विश्व के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन हमारा ये फर्स्ट पेपर है। इसके जो चीन की स्थायी समिति है, चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो चीन की संसदीय विधानमंडल व्यवस्थापिका है उसकी एक स्थायी समिति होती है। उस स्थायी समिति की हम शक्तियाँ तथा कार्यों का क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि स्थायी समिति है उसकी क्या क्या शक्तियाँ तथा क्या क्या कार्य है। तो चीन में पहला संविधान 1954 में बना था, फिर 1975 में बना था, फिर 1978 में बना था, और जो नया संविधान है वो 4 दिसंबर 1982 को बढ़कर क्या होता लागू हुआ था, जिसमें 138 अनुच्छेद 4 के अध्याय इसका पहले। तो चीन के संविधान के अनुच्छेद 67 में नए संविधान के स्थायी समिति के कार्यों तथा शक्तियों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। पहला है वो ये संविधान की व्याख्या करती है। जो स्थायी समिति है ये संविधान की व्याख्या करती है तथा संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है। संविधान की व्याख्या करती है तथा संविधान के क्रियान्वयन का क्या करती है, निरीक्षण करती है। ये उन कानूनों का निर्माण में संशोधन करती है जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के क्षेत्राधिकार 12 में नहीं आते। ये उन कानूनों का निर्माण में संशोधन करती है जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के क्षेत्राधिकार 12 में नहीं है। तीसरा है जो स्थायी समिति है ये राष्ट्रीय जन कांग्रेस के 17वें काल में कानूनों का निर्माण तथा विद्यमान कानून में आंशिक संशोधन करने का कार्य वो स्थायी समिति करती है। ये 17वें काल में कानूनों का निर्माण तथा संशोधन का कार्य भी किसका है, स्थायी समिति का है। चौथा है संविधियों की व्याख्या करती है। जो संविधियाँ जो विधियाँ है जो कानून है उसकी व्याख्या करने का काम भी किसका है, स्थायी समिति का है। संविधियों की व्याख्या करती है, व्याख्या करने का काम भी स्थायी समिति का है। अगला है राष्ट्रीय जन कांग्रेस के 17वें काल में आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं तथा बजट को स्वीकृति प्रदान करना। बजट को स्वीकृति प्रदान करना, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं का निर्माण और बजट को स्वीकृति प्रदान करने का काम भी किसका है, स्थायी समिति का है। ये राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग, सर्वोच्च जन न्यायालय तथा सर्वोच्च जन का प्रोक्यूरेटोरेट है। इसका क्या करती है, इनकी नियुक्ति, इनके कार्यों का निरीक्षण व जांच करती है। ये राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग, सर्वोच्च जन न्यायालय तथा सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटोरेट के कार्यों का निरीक्षण तथा जांच करती है। ये राज्य परिषद द्वारा निर्मित उन प्रशासनिक नियमों, आदेशों, राज्य मंत्रिपरिषद चीन की क्या है, मंत्रिपरिषद है। इसकी मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासों में। तो राज्य मंत्रिपरिषद क्या है, चीन की मंत्रिपरिषद है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये राज्य परिषद द्वारा निर्मित उन प्रशासनिक नियमों, आदेशों तथा निर्णयों को रद्द कर सकती है जो संविधान के क्या है, प्रतिकूल है। अगला जो है वो स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित उन निर्णयों व नियमों को ये रद्द कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल है। जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो ये मंत्रियों के चयन, ऑडिटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव के चयन के बारे में भी क्या कर सकती है, निर्णय कर सकती है। जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो ये केंद्रीय सैनिक आयोग व इसके सदस्यों के चयन के बारे में भी निर्णय करती है। ये सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति के परामर्श से सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति तथा अन्य न्यायाधीशों, न्यायिक समिति के सदस्यों, सैनिक न्यायालय के सभापति की नियुक्ति भी करती है। ये उप प्रोक्यूरेटर जनरल तथा प्रोक्यूरेटोरेट समिति के सदस्यों की भी नियुक्ति करती है। विदेशों में नियुक्त किए जाने वाले प्रतिनिधियों की नियुक्ति व पदच्युति करने का भी इस समिति का काम है। किसका, स्थायी समिति का। विदेशों में किए जाने वाले समझौते व संधियों का पुष्टिकरण भी कौन करती है, स्थायी समिति करती है। सैनिक और कूटनीतिक उपाधियां वितरित करने का काम भी किसका है, स्थायी समिति का ही है। राज्य की ओर से दिए जाने वाले पदक तथा उपाधियां उसकी स्वीकृति भी कौन करती है, स्थायी समिति करती है। तो स्थायी समिति है, इसके क्या है, क्योंकि स्थायी समिति है संसद जो चीन का राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है उसका तो बजट है वो एक वर्ष में
आवश्यकता होने पर या लगभग वर्ष में एक बार ही आयोजित होता है, तो उसकी अनुपस्थिति में जब उसका बजट नहीं चल रहा हो तो काम कौन करती है? स्थायी समिति करती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। सैनिक और कूटनीतिक उपाधियां वितरित करने का स्थायी समिति काम करती है। राज्यों की ओर से दिए जाने वाले पदक और उपाधियां, इसकी स्वीकृति भी स्थायी समिति करती है। विशेष समाधान देने का, अगर समाधान देते हैं, अपने भारत में राष्ट्रपति को होता है, परंतु चाइना में किसी को समाधान देना है तो समाधान देने का अधिकार किसके पास है? स्थायी समिति के पास ही है। विशेष समाधान देने का अधिकार भी स्थायी समिति को है। देश पर आक्रमण होने पर युद्ध के प्रतिरोध हेतु निर्णय लेने का अधिकार भी किसको है? स्थायी समिति को। देश पर आक्रमण हो जाए तो युद्ध या प्रतिरोध लेने का जो अधिकार है, इस बात पर निर्णय कौन लेगी? स्थायी समिति लेगी। इसे आम लामबंदी, जनरल मोबाइलाइजेशन तथा आंशिक लामबंदी घोषित करने की शक्ति भी प्राप्त है। मार्शल लॉ लागू करने का, अपन यहाँ पर आपातकाल बोलते हैं, वहाँ पर मार्शल लॉ बोलते हैं, और मार्शल लॉ लागू करने का काम भी किसका है? स्थायी समिति का ही है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य समस्त कार्य करने का भी इसको ये अधिकार है। वस्तुतः ये बहुत ही व्यापक प्रावधान है, जिसके आधार पर जन कांग्रेस इसे कोई भी कार्य क्या कर सकती है? सौंप सकती है। तो हमारी आज की जो क्लास थी, इसमें हमने ये जो स्थायी समिति, इसकी सक्रियता कार्य, इसकी चर्चा की। चीन में 4 संविधान 1954, 75, 78 नया संविधान है वो 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ, जिसमें 138 अनुच्छेद और 4 शक्तियाँ हैं। इस संविधान के अनुच्छेद 67 में स्थायी समिति के कार्यता शक्तियों का क्या किया गया? वर्णन किया गया है। तो ये संविधान की व्याख्या करती है तथा संविधान की क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है, उन कानूनों का निर्माण और संशोधन करती है जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 12 में नहीं आते हैं। उनका ये 17 साल काल में, मतलब 70 का सम्मेलन नहीं चल रहा हो या 70 का अवसान हो, उस समय 70 है उसकी छुट्टी हो, तो उस काल में कानून का निर्माण करती है और उसमें संशोधन का कार्य भी कौन करती है? स्थायी समिति करती है। संविधियों की व्याख्या, जो भी कोई नया कानून है या पुराना कानून है, उसकी व्याख्या करने का काम भी किसका है? स्थायी समिति का है। आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं और बजट का निर्माण करने का काम भी किसका है? स्थायी समिति का है। राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग, सर्वोच्च जन न्यायालय तथा सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटोरेट का निरीक्षण करने का काम भी किसका है? इसका स्थायी समिति का है। राज्य परिषद द्वारा निर्मित, राज्य परिषद और मंत्री परिषद को कहते हैं, उनके प्रशासनिक नियम, आदेशों तथा निर्णयों को रद्द भी कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल हो, संविधान के अनुकूल नहीं है। स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित उन निर्णयों व नियमों को भी ये रद्द कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल है। जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो ये मंत्रियों के चयन, ऑडिटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव के चयन के बारे में निर्णय करती है। जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो ये केंद्रीय सैनिक आयोग व इसके सदस्यों के चयन के बारे में निर्णय करती है। सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति के परामर्श से सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति तथा अन्य न्यायाधीशों, न्यायिक समिति के सदस्यों, सैनिक न्यायालय के सभापति, इन सब की भी क्या करती है? नियुक्ति करती है। ये उप प्रोक्यूरेटर जनरल तथा प्रोक्यूरेटोरेट समिति के अन्य सदस्यों की भी क्या करती है? नियुक्ति करती है। विदेशों में नियुक्त किए जाने वाले प्रतिनिधियों की नियुक्ति और पदच्युति, उनको पद से हटाने का काम भी कौन करती है? स्थायी समिति करती है। तो इस स्थायी समिति है, लगभग सारे काम किसके माध्यम से होते हैं? स्थायी समिति के माध्यम से ही होते हैं। विदेशों से किए जाने वाले समझौते व संधियों का पुष्टिकरण भी कौन करती है? स्थायी समिति करती है। सैनिक और कूटनीतिक उपाधियां वितरित करने का काम भी, सैनिक और कूटनीतिक जो उपाधियां हैं इनको वितरित करने का काम भी किसका है? स्थायी समिति का है। पुरस्कार और जो उपाधियां हैं वो भी किसका काम होता है? स्थायी समिति का ही है। राज्य की ओर से दिए जाने वाले पदक और उपाधियां, राज्य की ओर से दिए जाने वाले पदक और उपाधियां हैं, उसका आवंटन भी कौन करती है? स्थायी समिति करती है। तो कहने को स्थायी समिति है, इसके पास क्या होते हैं? स्थायी समिति के पास है वो बहुत सारे काम है। और विशेष समाधान, और विशेष अगर किसी को समाधान देना है तो समाधान का अधिकार किसके पास है? चीन की स्थायी समिति के पास है, जो भारत में अनुच्छेद 72 में किसके पास होता है? राष्ट्रपति है और गृह मंत्री है, इसकी सिफारिश भी करते हैं, परंतु वहाँ पर किसको है? स्थायी समिति को है। देश पर आक्रमण होने पर युद्ध के प्रतिरोध हेतु, देश पर अगर आक्रमण कर दे तो युद्ध के प्रतिरोध का निर्णय कौन लेती है? स्थायी समिति लेती है। युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का निर्णय वो कौन लेती है? स्थायी समिति लेती है।
इसे आम लामबंदी तथा आंशिक लामबंदी घोषित करने की शक्ति भी प्राप्त है। मार्शल लॉ, सैनिक शासन, मार्शल लॉ लागू करने का काम भी किसका है? स्थायी समिति का ही है। भारत में इसे क्या बोलते हैं? हमें इमरजेंसी बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल या राज्य आपातकाल बोलते हैं। तो ये मार्शल लॉ लागू होता है इन देशों में, चीन में, तो इनको लागू कौन करती है? स्थायी समिति है, इसकी सिफारिश पर ही मार्शल लॉ लागू किया जाता है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य समस्त कार्य करने का अधिकार स्थायी समिति को यह वस्तुतः यह बहुत ही व्यापक प्रावधान है, जिसके आधार पर जन कांग्रेस इसे कोई भी कार्य है वो सौंप सकती है। तो इस प्रकार हमने आज हमारी इस क्लास में चीन की जो स्थायी समिति है इसकी शक्तियाँ का कार्य हमने देखा था। पिछले एग्जाम दो तीन वर्ष पहले का एग्जाम था, उसमें आया हुआ है कि चीन की स्थायी समिति की शक्तियाँ का कार्य लिखी 4 नंबर वाला क्वेश्चन। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो आने की पूरी संभावना रहती है। चारों संविधान के बारे में बता दिया गया है। 1967 में छोटा वाला क्वेश्चन आ जाए कि चीन की जो नए संविधान के किस अनुच्छेद में स्थायी समिति है इसकी शक्तियाँ तथा कार्यों का वर्णन किया गया। 1967 में ध्यान रखना है। वर्तमान में ये जो संविधान बना है 4 दिसंबर 1982 जो लागू हुआ है, इसमें 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय है, इन बातों का ध्यान रखना है। और स्थायी समिति है ये ही क्या करती है? वास्तविक रूप में शक्तियों का क्या करती है? प्रयोग करती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। इसके प्रमुख ये कार्य है, इनकी आपको मैं चर्चा कर चुका हूँ और इनको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में 4 नंबर वाला और 2 नंबर वाला जो प्रश्न है या क्वेश्चन है आने की संभावना रहती है। और मैं आशा करता हूँ कि आपके ये समझ में आया होगा। इसके नोट्स बना लेना और इसको बार बार रिवीजन करना, आराम से याद हो जाएगा। और इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय आपको घर पे रहना है और घर पर रहते हुए आपको अपनी जो ऑनलाइन जो स्टडी है उसको अनवरत जारी रखना है, ताकि ये इस पर जो ही हम कोरोना पर नियंत्रण पालेंगे उसके बाद में हमारी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगी तो उसमें हमारे को जो बढ़िया मार्क्स है वो हम अर्जित कर सकें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।